Hello students, I'm your Prajita ma'am. Welcome back to my YouTube channel, and in this video I'm going to cover projectile motion, and this is the third part of the motion in plane. Two parts I have already covered. In this I have explained how to add two vectors, how to resolve the vectors, and how to find the magnitude of the resultant vector, and you can find the direction of the resultant vector as well by using sine rule and by the trigonometry. Right, you can find the direction of the resultant vector. What is the equal vector? You can resolve. What is the use? So this thing we have done in all the last two parts, and in this part I'm going to cover the very important and the interesting thing. So stay with me, and this is something very important. This is the application of the vectors we are going to discuss, that is the projectile motion and सर्क्यूलर मोशन. सो क्रिकेट बॉल को वही मैंने जो एग्जांपल दिया था, अगर आप ऐसे फेंकते हो तो वो क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल बनाता है. तो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी बॉल को किसी एंगल पे थ्रो करती हूँ, सर्टेन एंगल, अगर 45 डिग्री 60 डिग्री किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करोगे, तो यहाँ पे दो डायमेंशन में मोशन हो रहा है. वन ऑब्जेक्ट हाइट भी ले रहा है, किसी की बॉलिंग में हाइट ज्यादा आती है तो किसी की रेंज ज्यादा आती है. तो horizontal distance is called range and vertical distance covered is called height of the projectile. So two different motion we will study. One motion is in x direction. तो x direction में हमारे पास range आएगी, और y direction में we are going to get maximum height, or you can say height of the projectile. तो जब हम vertically upward object को फेंकते थे तो हमें पता है कि maximum height पे वेलोसिटी जीरो हो जाती थी, तभी तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता था. अगर हाइट जीरो, अगर मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही जाता रहता, जस्ट लाइक योर रॉकेट, वो स्पेस क्रॉस कर जाता. लेकिन मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, जब स्टोन थ्रो करोगे या कुछ करोगे तो उसकी हमेशा क्या होता है, तुमने सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका बॉल को, तो वो वहां पे क्या होगा, फाइनली जाते जाते उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाती है, जीरो. ये तो हम 9 से जानते हैं. लेकिन दैट इज जस्ट द मोशन इन वन डायमेंशन. बट यहाँ पे क्या है, टू डायमेंशन में मोशन हो रहा है. दैट मीन्स क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे हम कह सकते हैं ओवरऑल वेलोसिटी जीरो है? नहीं. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, हम मोशन को दो पार्ट में पढ़ेंगे, लाइक वन इन एक्स डायरेक्शन एंड अदर वन इज द वाई डायरेक्शन. तो ध्यान देने की बात क्या है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को इग्नोर कर दे, एयर रेजिस्टेंस आई एम नॉट जस्ट डिस्कसिंग हियर, तो दैट इज नॉट आवर पार्ट इवन. तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी हवा नहीं चल रही है, तो यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन का जो मोशन है, तो एक्स डायरेक्शन में जो भी मोशन है वो कैसा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा. तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो. में एक्स डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, ध्यान देना. तो एक्स डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कि यू कैन से इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगता है, तो हम क्या यूज करते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. जो क्लास 4th 5th की चीजें हैं, दैट इज गोइंग टू यूज इन द एक्स डायरेक्शन. right, it is just a uniform motion in x direction because there is no acceleration, no force is there, right. But in what happens in the y direction में तो gravity है, and gravitational acceleration is there, that is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमें पहले ही पता है, इट इज राउंड ऑफ करके 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो y डायरेक्शन में ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन y डायरेक्शन ओनली. इट इज समथिंग वेरी वेरी कंजर्वेटिव. तो हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे, दैट इज दैट पार्ट. तो अभी समझो कि हमेशा y डायरेक्शन में ही लगेगी, x डायरेक्शन में कभी नहीं लग सकती. तो y डायरेक्शन का जो मोशन होगा दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. केवल एक्सेलरेटेड मोशन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगता है, right. Uniformly accelerated motion is there. Uniformly accelerated motion में we can always apply equation of motion. So equation of motion I am going to use in the y direction only, right. समझ आ गया. तो y direction में ही equation of motion use होगा, x direction में नहीं होगा, right. तो अगर हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बेसिक डिराइव कर लेते हैं, ठीक है. तो इसमें टॉपिक ये सारा कवर हो चुका था लास्ट टॉपिक्स में. तो हियर वी आर गोइंग टू जस्ट ये सारे एग्जांपल्स भी कवर कर लेते हैं. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. सो आई विल डिराइव ऑल दीज थिंग्स, लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मतलब कि उसको यहाँ से यहाँ तक आने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, रेंज कितनी है उसकी, मैक्सिमम हाइट कितना अटेन कर रहा है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है. ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू डिराइव हियर. तो फर्स्ट थिंग इज दैट आई एम जस्ट टेकिंग अ मोशन लाइक दिस. अगर ऑब्जेक्ट को तुमने
किसी पर्टिकुलर स्पीड से ऐसे भेज दी, राइट, एट अ सर्टेन एंगल थीटा। तो अगर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो मैंने पहले भी बताया था एनसीईआरटी में जो इनिशियल वेलोसिटी को इन लोगों ने v नॉट से लिखा हुआ है, तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड नोटेशन फॉर अस, बिकॉज हमने क्लास 9th में जो पढ़ा है वो u करके पढ़ा है, तो u इजी रहता है। तो मैं हर जगह इनिशियल वेलोसिटी को u लिख रही हूँ, और बुक में हर जगह v नॉट लिखा हुआ है, और उन्होंने फाइनल वेलोसिटी को v लिखा है, और ये इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी यूज किया। तो दैट इज दिस टर्मिनोलॉजी, और यू कैन यूज v नॉट और यू कैन यूज u। तो फॉर मी u इज बेटर, आई ऑलवेज यूज u for the initial velocity, right? So don't get confused with that. So सबसे पहला काम जो हमें करना है, अगर मुझे ये मिला है तो मैंने रिजोल्यूशन बताया था, अगर तुम्हारे पास u है और ये एंगल थीटा है वेक्टर, तो दिस विल बिकम u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दिस विल बिकम u sin थीटा दैट इज योर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रिजॉल्व माय वेक्टर, दिस विल बिकम व्हाट, दिस इज बिकम u sin थीटा, एंड दिस कंपोनेंट विल बिकम u cos थीटा। तो जब हमने लास्ट क्वेश्चंस भी किए थे वेक्टर वाले प्रॉब्लम्स में, तो भी मैंने कहा था जब एक्स डायरेक्शन सॉल्व करते हैं सब कुछ एक्स का लेते हैं, वेलोसिटी भी एक्स की लोगे, एक्सेलरेशन भी एक्स का लोगे, तो एक्स का सॉल्व करोगे एक्स डायरेक्शन में, जो आप सॉल्व करो तो दैट मीन्स जो मैंने कहा था गैलीलियो ने बताया है कि हमारा जो भी मोशन 2 डायमेंशन का होगा उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके इंडिविजुअली एक स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं इसमें देखूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं वाई डायरेक्शन में सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, वो भी मैं लिखूंगी तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, सो आई कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा इसकी स्पीड सेम रहेगी, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा। तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, जस्ट लाइक पहले नहीं होता था कि ट्रेन इज रनिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसी स्पीड से चल रही है, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम लगाते थे। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक, हवा नहीं चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा ही रहने वाला है, राइट, इट इज ऑलवेज u cos थीटा। बट व्हाट हैपेंस इन द y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, u y मैं से लिख सकती हूँ इनिशियल वेलोसिटी, ये ग्रेविटी इसको क्या करी, क्योंकि तुमने तो तुम्हारा जो कंपोनेंट है u sin थीटा ऊपर गया, लेकिन ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स ओनली, तो उसकी वजह से वो रिटार्ड होगा, रिटार्ड होते होते इसकी जो y डायरेक्शन में स्पीड होगी, इसको मैं बोल दूँ अगर वी y डायरेक्शन में जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होने वाली है वो 0 हो जाए, जब बॉल को ऊपर फेंकते थे फाइनल वेलोसिटी 0 होती तब तक वो जाती थी, तो उसी पे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तब तक ये बॉल इधर जाएगी उसके अंदर इधर आएगी, तो फाइनल स्पीड y डायरेक्शन की 0 होगी, x डायरेक्शन की 0 नहीं होगी, माइंड इट, ठीक। तो अब मुझे फाइंड करना है फर्स्ट थिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं देखो किसको कैसे कैलकुलेट करती हूँ, अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैं बस हाफ के लिए निकालूँ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, हाफ के लिए निकाल के डबल कर दो, अगर मैं इस पॉइंट को मार्क कर दूँ A, B और C, तो अगर ए बी पार्ट के लिए अगर तुम निकालो और उसके बाद में उसको डबल कर दो, क्योंकि सी बी पार्ट के लिए भी सेम ही होने वाला है। तो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ वाई डायरेक्शन में फॉर ए बी पार्ट, ए बी पार्ट के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी ध्यान देना, इसी वाले मोशन की बात हो रही है ए बी पार्ट की, तो ए बी पार्ट में जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी जो ए बी की है वो कितनी है u sin थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटी वो भी ऑपोजिट जा रहा है, तो आई विल राइट माइनस g और t, तो स्मॉल t है a से b तक का टाइम, तो a से b तक का इसको लेफ्ट राइट ले जाओ, तो t की वैल्यू आ रही है मेरे पास u sin थीटा अपॉन g, तो ये वैल्यू t की आई, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, इसका डबल, क्योंकि जितना टाइम इधर लगेगा उतना टाइम इधर भी लगने वाला है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बिकम ट्वाइस ऑफ स्मॉल t, दैट विल बी 2u sin थीटा अपॉन g। Remember this formula, this is the formula for time of flight and you must know this formula for exam। तो स्कूल टाइम में सब चीज़ें डिराइव करने को आती है, तो डेरिवेशन पार्ट में समझा इसलिए लेती हूँ क्योंकि
अंडरस्टैंडिंग बनती है, राइट। और उसके बाद तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब लेकिन कंडीशन क्या है कि तुम एंगल जो थीटा है वो हॉरिजॉन्टल से, तो कभी कभी न्यूमेरिकल में वर्टिकल से एंगल दिया होता है तो थीटा को मत पुट कर देना, तो उसको 90 माइनस करके पुट करना। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे जो थीटा लिया गया है वो है, और हमने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया। तो कई बार क्वेश्चन होता है कि उसको ग्राउंड से नहीं किसी टावर से प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन मैं भी डिराइव करने वाली हूँ, ठीक है। तो जब बाकी वैसे कोई न्यूमेरिकल होंगे तो हम डायरेक्टली उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे नहीं लगा देंगे। ये तभी होगा जब हम हॉरिजॉन्टल से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे किसी एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, t is equal to 2u sin theta upon g. So this is the first formula, and the second thing is that अगर मुझे क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, राइट। तो अगेन मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देती हूँ, क्योंकि y डायरेक्शन में ही हाइट होती है। हाइट किस डायरेक्शन में होती है, y डायरेक्शन में, राइट। तो y डायरेक्शन में मैं थर्ड इक्वेशन लगा देती हूँ, तो y डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगाओ। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, सिंपल। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओगे। y डायरेक्शन में फाइनल स्पीड 0 है तो 0 लिख दो। x इनिशियल स्पीड y डायरेक्शन की u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्सीलरेशन माइनस जी है क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, तो ये माइनस जी हो जाएगा, यानी कि -2g। और डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट इज योर मैक्सिमम हाइट, सो आई कैन राइट इट h, डिस्प्लेसमेंट को h लिख सकते हो। तो यहाँ से सिंपल फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, और ये याद भी होना चाहिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट, सिंपल। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। Now I want to find the range, सिंपल। तो रेंज आपको चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मैं x डायरेक्शन से ही निकाल सकती हूँ, y से तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं निकलेगी। तो अब नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट विद द x डायरेक्शन, और मैंने बताया x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी। तो x डायरेक्शन में अगर तुम सॉल्व करोगे तो स्पीड डिस्टेंस टाइम यूज करोगे, माइंड इट। तो अगर मुझे रेंज निकालनी है, रेंज मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ध्यान रखना स्पीड तुम्हें हॉरिजॉन्टल की स्पीड लेनी है, और हॉरिजॉन्टल की स्पीड u cos थीटा ही रहती है। इस हॉरिजॉन्टल की स्पीड हमेशा कितनी रहती है, u cos थीटा, थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है, ठीक है। और इनटू टाइम, मैंने कहा था x और y डायरेक्शन में टाइम इज ऑलवेज सेम, तो टाइम विल बिकम द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, जो मैंने अभी डिराइव किया था, तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आई नो अभी डिराइव किया था हमने, क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट वाज 2u sin थीटा अपॉन g। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, आई एम जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर हियर। तो डिस्टेंस मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाया है मैंने। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट मीन्स आई विल गेट द रेंज। तो रेंज की वैल्यू क्या मिल गई, u इंटू यू विल बिकम यू स्क्वायर, और यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ 2 sin थीटा cos थीटा। तो मैथ्स के बच्चे तो समझ ही गए होंगे ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, लेकिन बायो के बच्चे भी समझ जाएं, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, ये डबल एंगल हो जाता है इसका, है ना। और इसका डेरिवेशन मैंने ट्रिग्नोमेट्री में करा रखा है, तो बायो के बच्चे जस्ट इसको याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एंगल डबल हुआ है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दैट मीन्स अगर तुम 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। तो दिस विल गिव यू द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए मैक्सिमम रेंज, राइट, व्हाट डू आई वांट, मैक्सिमम रेंज मुझे चाहिए। तो मुझे ये पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, क्योंकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि साइन थीटा की वैल्यू मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है भाई, ग्राफ में पढ़ाया है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो इसको अगर 1 लिख दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू, भाई जो बायो के स्टूडेंट उनको भी जान लो, इस चीज को नोट करते रहा करो, जो जो चीजें ट्रिग्नोमेट्री की यूज हो रही है तो जस्ट नोट इट आउट। तो आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। You can directly use this formula for the maximum range if the particle is projected from horizontal. Remember this. We will use the formula only when it is projected from horizontal.
राइट। तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज हो गई। तो मैक्सिमम रेंज यानी कि अगर तुमने कोई बॉल फेंकी है किसी स्पीड से तो मैक्सिमम कितना रेंज भेज सकता है वो क्रिकेटर का जो बॉलर है, वो कितनी रेंज ले सकता है, वो तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो जस्ट बाई नोइंग हिज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कि वो मैक्सिमम कितनी रेंज भेज सकता है। अगर उसे मैक्सिमम रेंज अटेन करनी है तो किस एंगल से प्रोजेक्ट करे तुम ये भी निकाल सकते हो, राइट। क्योंकि अगर हमें मैक्सिमम रेंज अटेन करनी है तो ये वैल्यू मुझे 1 करनी पड़ेगी, साइन 2 थीटा को 1 करना पड़ेगा। और साइन 2 थीटा 1 कब होगा, साइन 2 थीटा 1 कब होगा, अगर मैं इसको साइन 90 डिग्री लिखूं, साइन 91 होता है, ठीक। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज 45 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 45 डिग्री से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी पार्टिकल को, इट इज गोइंग टू अटेन द मैक्सिमम रेंज। इज इट क्लियर? तो रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो फॉर द एसेसरी रीजन कि 45 डिग्री पे अगर आप प्रोजेक्ट करते हो पार्टिकल को तो ये मैक्सिमम रेंज अटेन करता है। एक और चीज पूछी जाती है कभी कभी, क्या पूछा जाता है कि हम ऑब्जेक्ट को किन दो एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि वी विल गेट द सेम रेंज, वी विल गेट द सेम रेंज। एक बच्चा इस एंगल पे प्रोजेक्ट करता है, ये रेंज मिलती है, और एक बच्चा ऐसे प्रोजेक्ट करता है, ही इज ऑल्सो गेटिंग द सेम रेंज, बट द मैक्सिमम हाइट इज डिफरेंट इन ईच केस। सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होनी चाहिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ऐसा क्यों? ये भी गैलीलियो ने बताया था। कैसे बताया था, इसको प्रूव भी किया था, क्योंकि अभी मैं मैक्सिमम रेंज का आई थिंक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया, उसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी मैं तुमको से बता रही हूँ कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो तो यू विल गेट द सेम रेंज। समझ आ गया? तो यू विल गेट द सेम रेंज, ठीक। तो वो फॉर्मूले से ही प्रूव हो जाएगा, अभी एग्जाम्पल में बताता हूँ। तो लास्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल में बचा है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी कि पार्टिकल की जो इक्वेशन क्या आती है। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट पता है, सब कुछ पता है भाई, लेकिन मुझे मैक्सिमम वाली चीज पूछा ही नहीं जा रहा, मुझे किसी रैंडम किसी पी पॉइंट पे चाहिए कि इसकी एक्स पोजीशन, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज मैं एक्स कॉमा वाई ले लेती हूँ, तो मुझे क्या चाहिए कि ये वाला y कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इसका ये x कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। आई जस्ट वांट इट एट एनी रैंडम पॉइंट। तो कैसे निकाल सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड इट। मुझे ये पता है कि ये एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी u है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँ तो ये वाला कॉम्पोनेंट u cos थीटा होगा, ये कॉम्पोनेंट u sin थीटा होगा। दिस थिंग इज क्लियर। u cos थीटा सब जगह सेम रहता है, x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन होता है, और y डायरेक्शन में अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा ही होगा, फाइनल वाला अलग हो जाएगा, राइट। तो इस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को v ले लेती हूँ। मुझे पता है x y में सिर्फ एक चीज सेम रहती है, वो क्या है, टाइम। तो टाइम हमेशा सेम रहता है x और y के लिए, बाकी सब कुछ चेंज होता है, पोजीशन भी अलग अलग हो सकती है, वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, एक्सेलरेशन डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है, सब कुछ डिफरेंट हो सकता है, ओनली टाइम इज सेम, राइट। तो अगर इस पॉइंट पे अगर तुम सबसे पहले किस में लगा देते, चलो एक्स डायरेक्शन में लगा देते। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम लगाएंगे तो स्पीड डिस्टेंस टाइम ही लगा सकते हैं। तो स्मॉल एक्स डिस्टेंस है, मैं पी पॉइंट के लिए निकाल रही हूँ, फॉर पी पॉइंट। तो स्मॉल एक्स डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम, और एक्स डायरेक्शन की स्पीड है u cos थीटा। तो डेफिनेटली दिस विल बिकम u cos थीटा इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी में a से, मतलब इसको अगर मैं o मान लूँ तो o से p तक का टाइम ले रही हूँ, o टू p टाइम मैंने ले लिया है स्मॉल t, राइट। तो x की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब y डायरेक्शन में लगा दो, तो y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा सकते हो, ठीक। तो y डायरेक्शन में मैं लगा देती हूँ सेकंड इक्वेशन, क्योंकि मुझे ये y चाहिए। तो y डिस्प्लेसमेंट है, तो y s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u sin थीटा, तो टाइम सेम है, माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। a को माइनस g लिख रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस लगा दो क्योंकि रिटार्ड करेगा। अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बस t की वैल्यू उठा के मैथ्स लगा दो, t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। यहाँ से t की वैल्यू आ रही है कितनी, x अपॉन u cos थीटा। तो ये t की वैल्यू है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इन द सेकंड इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू u sin थीटा, और t को मैं लिख देती हूँ x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g। t स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिंपल। अब देखो ये u से u हो गया कैंसिल,
और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया tan थीटा. सो फाइनल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विल बिकम x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो कुछ भी हो सकता है 1 बाई कॉस को सेक स्क्वायर थीटा करके लिखा हो, लेकिन जो भी तुमको याद रखना है. तो इस पॉइंट को, इसको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से मुझे पता क्या चलता है. सबसे पहली चीज तो मुझे ये पता चलती है इस ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से कि टू वेरिएबल की इक्वेशन है. देखो एक्स और वाई में इक्वेशन है और एक चीज क्वाड्रेटिक में है और एक चीज लीनियर में है. दैट मीन्स इट इज अ पैराबोलिक मोशन. सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है मुझे कि ये पैराबोला आएगा, इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, राइट. तो अगर तुम लोग क्लास 11th में मैथ्स लिए हो तो डेफिनेटली पैराबोलिक का इक्वेशन पढ़ोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या फिर होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है पैराबोला की ओरिजिन से, ठीक. तो ये इक्वेशंस अभी मैथ्स में कवर भी करवाऊंगी. लेकिन अगर हमारे पास एक वैल्यू क्वाड्रेटिक में, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक में होता है, एक वेरिएबल लीनियर में होता है. देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक में है, ये लीनियर में है. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ पैराबोलिक मोशन. और डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है क्योंकि ये माइनस है. तो बाकी चीजें जब तुम मैथ्स पढ़ लोगे तो और बेटर समझ आएगी. तो यहाँ से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि द मोशन इज अ पैराबोलिक मोशन. दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग आई कैन फाइंड द टाइम और यू कैन से डिस्टेंस एक्स और वाई. अगर मान लो पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे है तो वो कितनी हाइट पे है और कितनी डिस्टेंस पे है, यानी कि उसकी एक्स और वाई पोजीशन तुम निकाल सकते हो एट any point. It's not about your maximum height, it's not about your maximum range, है ना, कि कितना रेंज है या फिर मैक्सिमम रेंज है. इसके हिसाब से नहीं कि हमें सिर्फ फाइनल वैल्यू बतानी. हम इसमें किसी भी पॉइंट पे, मतलब अपने पूरे पाथ के किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट आई कैन फाइंड एक्स एंड वाई एंड आई कैन रिलेट एक्स एंड वाई इफ एनी वन थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. तो देखो सेम थिंग, आई थिंक इसमें से क्वेश्चन विजिबल इतना क्लियर नहीं है तो मैं बुक में से देख लेती हूँ क्वेश्चन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन के मैंने सारे डेरिवेशन करवा दिए, मैक्सिमम हाइट और ये वाली सारी चीज आई थिंक समझ आ गए होंगे. तो यहाँ पे देखो 3.6 क्वेश्चन में क्या दिया, इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस. तो गैलीलियो वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने काफी इस पे काम किया है ना. तो टू फॉर एलिवेशन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाई इक्वल अमाउंट द रेंज इज इक्वल. ये प्रूव करो. तो अगर सपोज करो एलिवेशन मतलब क्या, एंगल. तो अगर सपोज करो ये कह रहा है कि अगर सपोज करते हैं कि ये एंगल थीटा से मैंने प्रोजेक्ट किया था, लेकिन कोई बच्चा क्या करे, इससे 45 कम पे प्रोजेक्ट करे, यानी कि वो क्या करे 45 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करे. और दूसरा बच्चा क्या है, इससे 45 डिग्री अबव, यानी कि 45 प्लस थीटा से प्रोजेक्ट करे. तो दोनों को सेम रेंज मिलने वाली है. अगर मैंने लॉजिक बताया तो मैं समझ भी आ गया होगा कि सेम रेंज मिलेगी. क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है भाई. 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अटेन द सेम रेंज. तो लेकिन अगर मुझे प्रूव ही करना है तो देखो मैंने कहा था ना वी नॉट यूज करें, मैंने हर जगह यू यूज किया. तो आर इज इक्वल टू मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो दैट मीन्स अगर एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट अगर R1 है तो उसकी रेंज R1 आ रही है और वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है 45 डिग्री कम से प्रोजेक्ट कर रहा है. यानी कि किससे प्रोजेक्ट कर रहा है, थीटा 45 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट कर रहा है, और एक कर रहा है 45 प्लस थीटा से. ठीक. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा अपॉन जी. और अगर दूसरा बच्चा जो प्रोजेक्ट कर रहा है, सेकंड स्टूडेंट, वो उसको 45 प्लस थीटा से प्रोजेक्ट कर रहा है. आई एम पुटिंग द एंगल थीटा इन दिस. एक बार थीटा की जगह मैंने 45 माइनस थीटा लिखा है, एक बार 45 प्लस थीटा लिखा है, और यू विल गेट साइन 90 प्लस 2 थीटा. ठीक. अब अगर मैथ्स का बच्चा तो समझ ही गया होगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री जानता है. देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मैंने बताया था ASTC. और ये वाला क्या है 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव. तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि cos 2 थीटा हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का cos हो जाता है. और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, cos 2 थीटा हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव का. यानी कि दोनों R1 और R2 सेम आने वाली है. इज इट क्लियर? तो देखो जो बायो के स्टूडेंट है वो नहीं समझ पा रहे तो उन्हें पता होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड दोनों में, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है. और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा ही होता है,
राइट। तो R1 R2 दोनों रेंजेस सेम आएंगी अगर तुम 45 के डिफरेंस से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट example is given, that is your a hiker stands on the edge of a cliff for 490 meter above the ground. ये हो गया भाई तुम्हारा ग्राउंड, 490 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे एक हाइकर खड़ा हुआ अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज स्टोन हॉरिजेंटली। मैंने कहा था ना कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बॉल फेंक सकते हो, तुम यहाँ पे किसी हाइट पे खड़े होके भी ऐसे हॉरिजेंटली फेंकोगे। तो अगर तुम क्या हॉरिजेंटली फेंकोगे तो हॉरिजेंटली जाएगा? नहीं भाई, ग्रेविटी है, नीचे जाएगा। फोर्स इधर लग रहा है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म स्पीड है। तुमने हॉरिजेंटल फेंका लेकिन वो हॉरिजेंटल जाएगा नहीं, वो कहाँ जाएगा? जहाँ फोर्स ग्रेविटी का है तो जाएगा नीचे। ठीक, हॉरिजेंटली विद द इनिशियल स्पीड, तो यानी कि इसकी एक्स डायरेक्शन में ही तुमने इसको स्पीड दी थी, हॉरिजेंटली फेंका था, यानी कि तुमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इसको स्पीड दी थी और वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड क्या दी थी? 0। हॉरिजेंटली फेंकने से ही क्लियर हो जाता है कि उसकी वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। विद एन इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन। एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना वो हम जानते हैं। एंड हमें क्या निकालना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो कितने टाइम में ग्राउंड तक पहुंचेगा? तो हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे भाई, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। तो आई एम नॉट प्रोजेक्टेड इट फ्रॉम द ग्राउंड, आई एम प्रोजेक्टिंग इट फ्रॉम सम एज ऑफ द क्लिफ, दैट इज योर 490 मीटर हाई। सो करना क्या है? तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए साइन कन्वेंशन बता देती हूँ जो मैं यूज करती हूँ। तो मैं क्या यूज करती हूँ? डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव, क्योंकि हो सकता है स्कूल में अपोजिट बताते हो, क्योंकि मैं 9th वाले बच्चों को भी बताती हूँ कि डाउनवर्ड ग्रेविटी पॉजिटिव होती है, ऊपर वाली नेगेटिव। तो कुछ स्कूल्स में कार्टेशियन के साथ बताते हैं तो अपवर्ड वाला पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जो मैं यूज करूँगी बता रही हूँ, दोनों से सेम आंसर आता है, चाहे जो भी ले लो। तो डाउनवर्ड में ग्रेविटी में सारे चीजें पॉजिटिव लेती हूँ और अपवर्ड में सब कुछ नेगेटिव। तो अगर इस पॉइंट को एज अ ओरिजिन ट्रीट कर लेते हैं जहां से वो बॉल फेंकी जा रही है, और उसके बाद में क्या है कि डाउनवर्ड वाली डिस्प्लेसमेंट है तो ये पॉजिटिव ले लेती हूँ। सेकंड इक्वेशन लगा रही हूँ, कौन सी? सेकंड इक्वेशन लगा रही हूँ, वो भी वाई डायरेक्शन में। तो देखो अगर हॉरिजेंटली फेंका है तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या है? 0। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 490 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड ऑफ वाई डायरेक्शन इज 0 हाफ ए। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है तो प्लस जी हो जाएगा, और टी स्क्वायर, टी तो मुझे निकालना ही था, तो जी को क्वेश्चन में कह रहा है 9.8, तो 9.8 ही ले लो भाई। तो 490 इज इक्वल टू हाफ जी, जी इज 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो देखो ये 2 से कट जाएगा तो इट विल बिकम 4.9। तो 4.9, तो 490 अपॉन 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसको हटाओगे इधर 0 और ये आएगा 100। तो टी स्क्वायर 100, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स में तुम्हारी बॉल नीचे पहुंचेगी। इज इट क्लियर? तो क्या किया? क्वेश्चन में तुम एक डायरेक्शन ही लेके चलोगे तो देखो कहने की बात है कि 2 डायमेंशनल मोशन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं 1 डायमेंशन में ही। हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया, रिजॉल्व करके एक बार एक्स डायरेक्शन में अलग सॉल्व करेंगे, वाई डायरेक्शन में अलग सॉल्व करेंगे। ठीक, लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ही, और कुछ नहीं है हमारे पास, वही लगेगा। ठीक, लेकिन हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में लगा लेंगे, और जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आ जाते हैं तो उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे तो सिर्फ टाइम ही पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन इज दिस ओनली। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? यही इतना ही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, वो पूछ रहा था ओवरऑल वेलोसिटी पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? एक सेकंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन। तो मैंने क्या निकाल दिया? टाइम। अच्छा फर्स्ट पार्ट था क्या? क्या पूछ रहा था? फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। ओके, फर्स्ट पार्ट निकला इसका। सेकंड पार्ट में पूछा एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो किस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा भाई, ये भी बताना है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? एक बार हमें पता है कि हॉरिजेंटल स्पीड तो सेम ही रहती है, तो हॉरिजेंटल स्पीड तुमने दी थी 15 मीटर पर सेकंड, तो हॉरिजेंटल में तो ये 15 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है। वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो मुझे वाई डायरेक्शन की फाइनल स्पीड निकालनी है 10 सेकंड बाद, क्योंकि 10 सेकंड्स में निकाल चुके, 10 सेकंड में बॉल नीचे पहुंचेगी ग्राउंड पे, तो 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी कितनी? इनिशियली वाई डायरेक्शन में 0 वेलोसिटी थी, इनिशियली वाई डायरेक्शन में 0 वेलोसिटी थी। 10 सेकंड्स बाद वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इनिशियली इट वॉज 0,
और प्लस क्योंकि नीचे जा रही है बॉल GT, G इज 9.8 क्वेश्चन कह रहा था, और T इज 10, सो 98 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गई y डायरेक्शन में वेलोसिटी, और x डायरेक्शन में 15 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, क्योंकि ओवरऑल जब हम वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, vx i कैप प्लस vy j कैप। तो ऐसे ऐड नहीं होता है, वो उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हैं, तो √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो तुम्हें क्या करना है, x डायरेक्शन में 98 निकाले हो, तो 98 स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन, x डायरेक्शन की हमेशा सेम है 15 मीटर पर सेकेंड, तो पहले कोई भी लिख दो, प्लस ही करना है, तो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेना, दैट इज योर पार्ट। तो 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, यू विल गेट 99 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए, करना कैसे है, राइट, कि हमें x डायरेक्शन में अलग सॉल्व करना है, y डायरेक्शन में अलग सॉल्व करना है। कन्वेंशन तुम कोई भी यूज कर सकते हो, मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लेती हूँ, तुम अपवर्ड पॉजिटिव लेके बनाओगे, इक्वेशन में पूरा माइनस आएगा, फिर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, डजंट मैटर, यू विल गेट द सेम आंसर, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ball thrown at a speed 28 meter per second in the direction 30 डिग्री है, 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, कैलकुलेट द मैक्सिमम, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। तो फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम हाइट पूछ लिया, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मुझे पता है, क्वेश्चन देखते ही आसान हो जाता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u स्क्वायर इनिशियल स्पीड तुम्हें पता है 28 की स्पीड से फेंका है बॉल को, और साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा 30 डिग्री दिया है, और साइन 30 1/2 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2g, g को नहीं दिया, तुम 10 भी ले सकते हो, नहीं तो 9.8 जो तुम्हें अच्छा लगे मैं मेंशन कर देना, अराउंड तो आंसर आ ही जाता है, अगर मेंशन हो तो वही लेना। तो हो जाएगा 28 का स्क्वायर साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और नीचे 20 हो जाएगा। अब इसको कर लेना सॉल्व, मल्टीप्लाई डिवाइड करना तुम्हारा पार्ट है ना। और अगर ये देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, साइन 30 को 1/2 पुट कर दिया है, और उसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 10 मीटर। एंड इन द सेकंड पार्ट अगेन व्हाट इज गिवन, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है टाइम टेकन बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, सेम लेवल का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है सीधे से, तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g लगा दोगे, और निकल आएगा आंसर 2u, u हमें दिया हुआ था 28, और साइन 30 इज 1/2 अपॉन g को 10 ले लिया अगर, तो ये गया और 2.8 सेकेंड्स आ गया। अगर 9.8 लेके सॉल्व किया हो तो थोड़ा सा अलग भी आ सकता है, देखो 2.9 आ गया, 9.8 लेके सॉल्व किया, ठीक है। तो दैट इज रफली योर आंसर आ जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जेईई मेंस वगैरह में देखो तो उसमें तो तुम अराउंड निकाल भी सकते हो, तो एलिमिनेट करके भी आ जाते हैं आंसर्स। और लास्ट पार्ट में तुम्हारे पास वही पूछ रहा था रेंज, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जस्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ध्यान देना 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मैंने बताया भी था, ठीक है। और g को जो भी 9.8 या 10 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 60। सो द प्रोजेक्टाइल इज ओवर, आई थिंक this was interesting, isn't it? So this was very interesting, actually interesting, right? तो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है प्रोजेक्ट, आफ्टर प्रोजेक्टाइल we have the topic that is our what we have after projectile, मेरे पास आता है सर्कुलर मोशन। क्या आता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमने 10th में पढ़ा था, और यहाँ पे भी जो हमें पढ़ना है एक्चुअली, अगर जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फिर अभी रोटेशनल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिक्स एक्चुअली बहुत ही वास्ट टॉपिक है, अगर तुम डिफरेंट बुक से अगर इसको करोगे, तो अभी मैं बेसिक बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो हमें एनसीईआरटी में पढ़ना है वो सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो फिलहाल जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पे वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा सेम क्या वेलोसिटी नहीं भाई, सेम स्पीड से मूव करता है, सेम, तो उसकी सेम मतलब यूनिफॉर्म, सेम मतलब यूनिफॉर्म। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो द पाथ इट विल टेक इज अ सर्कल, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से वो चलेगा। तो सर्कुलर मोशन अगर चलता है तो उस पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। क्या लगता है उस पर? हमेशा अगर यहाँ पे लगेगा तो इधर जा रहा होगा, यहाँ पे हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग उस पर वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमेशा अलॉन्ग द टेंजेंट। तो जब अगर तुम साइकिल भी चलाओ या कुछ भी चलाओ, ऐसे 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 चलोगे, तो हर समय एवरी टाइम स्पीड यू आर टेकिंग सेम। सपोज करो तुम 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो सर्कल पे,
राइट? तो तुम्हारी स्पीड तो हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड ही है, बट as the direction is changing every time, so you cannot say that the velocity is same. Velocity is changing at every point. So if the velocity is changing, definitely there will be acceleration. There will be a acceleration, और whenever there is a acceleration there is a force. तो अगर वहाँ पे फोर्स है, एक्सेलरेशन है, और अगर हम देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है इन्होंने कि अगर तुम P से P डैश पे गए, ठीक, तो अगर तुम इसको कर दोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, इसका जो रिजल्टेंट निकल रहा है, तो ये किसकी तरफ आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, राइट? तो अगर हम देखेंगे जो इसका यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये कैसे बना है भाई, वेक्टर को पूरे प्लेन में कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो इस v को तुम यहाँ बना सकते हो, इस v डैश को तुम यहाँ बना सकते हो, फिर उन दोनों का डिफरेंस ऐसे ले सकते हो। तो जो देखो टाइम स्केलर होता है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, ऑलराइट? तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ध्यान देना, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी का नहीं, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, हमने वेक्टर डिफरेंस से निकाला था कि वो ट्रायंगुलर मेथड बना के इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन आया वो देखो टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। अगर ये इसको तुम क्लोज कर दो, दो पॉइंट को, तब भी देखो सेंटर की तरफ आ रहा है, इतना क्लोज कर दो कि सेम पॉइंट बना दो, तब भी क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब इसकी वैल्यू डिराइव करनी है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है, तो भाई लगता कितना है, तो हमने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था मैथ्स में, दैट वाज सिमिलैरिटी। तो देखो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे, तो ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं वो 10th तक ही पढ़ते हैं, और वही ज्योमेट्री यूज होती है आगे पूरी लाइफ। तो ये जो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर तुम पोजीशन वेक्टर में देख, ध्यान देना, यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, अगर ये वाला देखोगे आर के तरफ से, तो ये आर आर डैश, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पहले पार्टिकल पी पे था, ये पी डैश पे पहुंच गया, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, थीटा एंगल ये क्या कर गया, मूव कर गया, राइट? तो अब ये आर से आर डैश पोजीशन में पहुंच गया, तो ये मैंने इसका वेक्टर डिफरेंस से ये निकाला हुआ, तो एंगल यहाँ पे कितना है, डेल्टा थीटा लिख लो या थीटा लिख लो, जो भी कह लो। तो ये वाला ट्रायंगल, और ये वेलोसिटी ट्रायंगल है, जो हमने इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है उससे बनाया है, तो ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। तो दिस वन इज योर वेलोसिटी ट्रायंगल एंड दिस वन इज योर पोजीशन ट्रायंगल, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट का जो पोजीशन का ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्रायंगल में हमें पता है सिमिलैरिटी की थ्योरम क्या होती है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। तो वही लिखा है डेल्टा वी अपॉन वी, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। तो देखो यहाँ से मॉड इसलिए यूज करते हैं, देखो टर्म से बच्चे बहुत घबराते हैं, भाई लिमिट लगा रखी है। अब ये लिमिट वगैरह पढ़ोगे भाई फिजिक्स में, बस अप्लाई करके दिखा दिया। अभी 11th की मैथ्स में लिमिट चैप्टर है, पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, तसल्ली रखो। जब लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होता है तो बस हम उसको डिफरेंशिएशन कह देते हैं, यही डेल्टा जो होता है वो डिफरेंशिएशन बन जाता है। When the limit tending towards zero हो जाती है, वो पॉइंट क्या आता है, बहुत स्मॉल हो जाता है, तो just become the tangent, और स्लोप ऑफ द tangent is nothing but differentiation, राइट? तो आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। ये वाली कंडीशन सिमिलैरिटी से आई है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा वी निकाल दूँ, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ, तो क्या आया, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। ये ट्रायंगल की सिमिलैरिटी से है, एक पोजीशन ट्रायंगल की और एक वेलोसिटी ट्रायंगल की। तो अगर यहाँ से तुम डेल्टा वी निकालो तो क्या आएगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू वी। तो मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो करो क्या, डेल्टा टी से दोनों साइड कर दो डिवाइड, तो डिवाइड करके क्या मिले, कुछ है क्या, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज योर वेलोसिटी अगेन। तो हो गया भाई v इंटू वी अपॉन आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आ गया वो है v स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो v स्क्वायर अपॉन आर होता है। और क्लास 9th का अगर तुम्हें याद हो तो फोर्स होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है mv स्क्वायर अपॉन आर। तो ये चीज mv स्क्वायर अपॉन आर वाला जो पोर्शन है वो तुम्हें लॉस ऑफ मोशन में मैं फिर से पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक ही है इसमें, तो v स्क्वायर अपॉन आर ही समझ लो। तो यहाँ ये डिराइव हो गया v स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर हम सर्कुलर मोशन में आते हैं तो कुछ चीज़ें एनालॉगस है, वो मैं समझा देती हूँ।
है ना। जैसे हम लोग समझते हैं ये लीनियर का टर्म है और ये एंगुलर का टर्म है। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो देखो दो चीजें होती हैं। अगर तुम एक चीज क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि तुमने सोचा कि इसने आर्क कवर की, ए से बी तक गया और तुमने मेजर किया ये इसने इतनी आर्क कवर की, राइट, थीटा। तो दूसरा बच्चा कह सकता है कि नहीं इसने इतना एंगल कवर किया। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं ये आर्क लेंथ यानी कि एक्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोलते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्प्लेसमेंट बता रही हूँ, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं थीटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं वेलोसिटी की बात बोलूँ तो लीनियर वेलोसिटी को बोलते हैं v और एंगुलर वेलोसिटी को बोलते हैं ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी होती क्या है, dx बाई dt, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन dt लिख लो या dx बाई dt लिख लो स्मॉल के लिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ये क्या होगी भाई, d थीटा अपॉन dt हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज dv बाई dt। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन को मैं अल्फा से लिखूंगी। तो एक्सीलरेशन देखो इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट हम लोग रेडियन में लिखते हैं। एंगल को भाई डिग्री विग्री में मत लिख देना, डिग्री विग्री में नहीं चलता, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 30 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री होता है π/6। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कवर किया हुआ है, चाहो तो वीडियो जाके देख लेना उसमें, है ना। तो ये अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे रेडियन होता है। तो एंगल की दो यूनिट्स होती है ना, डिग्री और रेडियन, तो यहाँ रेडियन चलेगा, ठीक है, क्यों चलेगा ये भी बताया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ओमेगा बाई डी टी, दैट मीन्स हो जाएगा ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास हो गया सेंट्री पे, जो ये एक्सेलरेशन हो गया इसके हिसाब से, और सारी वैल्यूज कवर हो गई। तो अब आगे इन्होंने लास्ट में ये दिया हुआ है कि हाउ यू कैन relate these two terms, how you can derive a formula which is what is the relation between linear velocity and angular velocity. This is your linear velocity and this is your angular velocity. तो how you can relate these two things? तो we can easily relate because हम जानते हैं कि velocity क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। अगर ऑब्जेक्ट सर्कल पे चल रहा है, उसने थीटा एंगल बना के एक्स आर्क कवर कर लिया, तो लीनियर वेलोसिटी को तुम x अपॉन टी लिख सकते हो अगर ये r रेडियस है। तो एक रिलेशन हम लोग एंगल आर्क रेडियस वाला जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, x बाई r। तो x मैंने आर्क लेंथ लिया हुआ है और ये रेडियस है, तो यहाँ जो भी थीटा निकलता है वो रेडियन में ही निकलता है, ठीक। तो ये रेडियन पर सेकंड, रेडियन आ जाता है थीटा, अगर हम इसमें आर्क और रेडियस का रेशियो लेते हैं, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस तुम जानते हो, ठीक। और मैंने ओमेगा को कैसे डिफाइन किया था, इट वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं चेंज ही ले रही हूँ, इनिशियल वाले को जीरो ले लिया है, तो फिर इनिशियल पोजीशन को थीटा माइनस जीरो हो जाएगा, डेल्टा ही है। तो थीटा को आई कैन राइट व्हाट, अगर हमें एक्स के टर्म में लिखना है तो थीटा को लिख दो एक्स बाई आर, ठीक। अब ध्यान से देखना, एक्स बाई टी को लिख सकते हो v। तो ये देखो ये ओमेगा की क्या वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई v बाई आर। वेरी इंपॉर्टेंट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसको वेक्टर के टर्म में सारी चीजें रोटेशनल फिर से बताऊंगी, तो ये टॉपिक फिर से रिपीट होता है रोटेशनल वाले चैप्टर में, ठीक है। और डिफरेंस क्या होता है सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक। सिमिलरली मैंने अभी एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल बताया था, डिराइव भी किया था, v स्क्वायर अपॉन आर होता है, और v को अगर मैं आर ओमेगा पुट कर दूं तो हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, और आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर भी आ जाती है, राइट, ओमेगा स्क्वायर आर। तो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, ठीक। तो ओमेगा को देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने बताया था अभी कोई सर्कुलर मोशन है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा से, और दैट इज थीटा अपॉन टी। अगर इनिशियल को जीरो लेते हो तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। अगर एंगल पूरा कंप्लीट हो गया 2 पाई, तो एंगल अगर 2 पाई हो गया तो दैट मीन्स उसने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो उसका टाइम टेकन इन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा का एक अच्छा सा फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई बाई टी। और आई थिंक सबको पता है कि टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी।
देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऐसे होता है, तुम लोग को पता है केमिस्ट्री में भी यूज करते हो, तो ये फ्रीक्वेंसी है पुराना वाला, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड को तुम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, यानी कि 2 पाई न्यू, क्या पढ़ते हैं इसको, न्यू। तो ओमेगा का एक और फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई न्यू, राइट। तो ओमेगा को हम कभी भी 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, और उसमें अगर हम इसमें ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख दे तो एक और चीज आ जाएगी, इफ 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर, तो दैट थिंग यू कैन जस्ट डिराइव, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम्पल। द क्वेश्चन इज कि अ इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस, तो बेचारा इंसेक्ट क्या हो गया, ट्रैप हो गया, ठीक। तो रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मूव अलोंग द ग्रूव स्टेडली, कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड में भाई वो कितनी रिवोल्यूशन कर रहा है, 7 बार चक्कर लगा रहा है 100 सेकेंड्स में। तो हमें पता है टाइम टेकन मतलब कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में कितनी बार रिवॉल्व करेगा, 7/100 टाइम्स। तो ये इसकी क्या हो गई, 7/100 इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक। 7/100 क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। तो फाइन क्या करना था, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, एंगुलर स्पीड क्या होता है भाई, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो एंगुलर स्पीड तो ऐसे ही आगे v/r कर दो। तो वेलोसिटी तुम्हें दी हुई थी, वेलोसिटी कितनी दी थी यहाँ पे, क्या दी थी, किस स्पीड से जा रहा है, यहाँ से किसी लिए दिख नहीं रहा है ना। या फिर ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, ओमेगा को हम लोग किससे निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को एक तो थीटा अपॉन टी से भी निकाल सकते हैं, और अगर पूरा रिवोल्यूशन पता है तो हम 2 पाई बाई टी से भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो या फिर हम ओमेगा, अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किससे निकाल सकते हैं, देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा का हम यूज करेंगे जब हमें लीनियर वेलोसिटी पता हो। अगर क्वेश्चन में लीनियर वेलोसिटी नहीं पता है तो हम ओमेगा को, मैंने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था अभी थोड़ी देर पहले जस्ट, है ना, रिवर्स करके देख सकते हो। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और 1 अपॉन टी को मैंने न्यू लिख दिया था, और न्यू में ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, तो 2 पाई न्यू से निकाल दूंगी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लिख देती हूँ, तो मैं जो अच्छा लगे लिख देना। अच्छा ठीक है, 22/7 लिख दो, भाई 7 दिख रहा है यहाँ पे, कट जाएगा मेरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर हम पाई को 22/7 लिख दें और न्यू को लिख दें 7/100, तो 7 गया, और ये 44/100 यानी कि 0.44 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, राइट। तो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। तो अगर एंगुलर स्पीड आ गई, अब देखो ध्यान से, अगर एंगुलर स्पीड आ गई तो लीनियर स्पीड रिलेशन से आ जाएगी, कैसे, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर इज द रेडियस एंड द रेडियस इज गिवन। तो यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं कि ये मुझे कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर अगर रेडियस दी हुई है, तो बस इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर में रखोगे तो आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, और अगर तुम इसको मीटर में कन्वर्ट करके रखोगे, जैसा ऑप्शन दिया वैसा कर लेना। तो अगर इसको 0.12 करोगे, इनटू है यहाँ पे, तो बस 0.44 जो आया था उसको तुम्हें v को r ओमेगा करना है, ओमेगा तुम निकाल चुके, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। और लास्ट पार्ट में पूछ रहा था एक्सेलरेशन, पूछ रहा था एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर द कांस्टेंट वेक्टर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, या तुम v स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हो। तो ओमेगा स्क्वायर आर लिख दिया है, ओमेगा तुम निकाल चुके थे, 0.44 स्क्वायर आर करोगे तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में पुट कर रहे हो तो आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ रहा है, माइंड इट, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड द एक्सरसाइज आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। फॉर मोर क्वेश्चंस यू कैन जॉइन माय क्लासेस। थैंक यू।